नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। 1 घंटा बचा है आज के सत्र का और बाजार में आज भारी वोलेटिलिटी है। आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी का भी दिन है। आज काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है। इस वक्त निफ्टी की बात करें तो हल्की सी तेजी के साथ 21,850 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 121 अंकों की कमजोरी है, यानी कि दिन के ऊपरी स्तरों से बाजार अच्छा खासा नीचे आ गया है। करीब करीब 400 अंक नीचे आ गया है निफ्टी बैंक। सवाल यह है कि क्या थोड़े से ठहराव, थोड़ी सी स्थिरता आखिरी घंटे के ट्रेड में दिखेगी? आपको करना क्या है, कमाई के मौके कहां पर मिलेंगे, ये सब कुछ लेकर हाजिर होंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इस शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं अगले 1 घंटे तक। 2:35 पर, यानी कि अब से थोड़ी ही देर में आपके लिए लेकर आएंगे सारे के सारे जो दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं उनकी ट्रेडिंग कॉल्स क्लोजिंग ट्रेड्स के तौर पर। 2:40 पर ऑप्शंस का एक बेहतरीन ट्रेड आपको बताएंगे। ऑप्शंस के चैंपियन में मार्केट का पूरा अपडेट लेंगे। आज दिन भर में कौन से शेयरों में ज्यादा एक्शन रहा बाजार खुलने के बाद, ये हम समझेंगे मार्केट एट 3 में 3 बजे। और इसके आगे और भी बहुत कुछ खास होगा हमारे पास। 3:05 पर खबर गर्म है, डीलिंग रूम का हाल लेंगे। 3:15 पर बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स लेंगे और 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच, यानी कि जो भी कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं, जो भी जनरल इवेंट्स हैं जो बाजार को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं या फिर बाजार से कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, वो आपको हम बताएंगे 3:20 पर। तो बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं बाजार के हाईलाइट से। 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगी। तो ऊपर से 100 अंक फिसला है निफ्टी, 21,850 के आसपास कारोबार कर रहा है। हल्की सी तेजी है 25-30 अंकों के आसपास की। निफ्टी बैंक की बात करें तो लाल निशान में इस वक्त है और ऊपरी स्तर से 400 अंक फिसल के निफ्टी बैंक यहां पर आपको कारोबार करता हुआ आज दिखेगा। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये तमाम जो बड़े दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स हैं आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और अगर एचडीएफसी बैंक, जिसका कि वेटेज सबसे ज्यादा है, अगर वो 1-1.25% नीचे हो तो फिर निफ्टी बैंक ऊपर टिक जाए, इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आयशर मोटर्स में अच्छी रिपोर्ट आई थी, यूबीएस के डबल अपग्रेड आया था, 5,000 का टारगेट आया था। आयशर मोटर्स चल रहा है और मारुति में भी अच्छी खरीदारी आज हमें देखने को मिल रही है। आज मारुति हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी था। संतोष मीणा हमारे आज के एक्सपर्ट थे सुबह के सत्र में। आज संतोष ने यह शेयर सुझाया था और हम मारुति के शेयर में बढ़िया तेजी आज के सत्र में देख रहे हैं। 12,000 के आसपास मारुति इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनर्जी, एफएमसीजी, रियल एस्टेट शेयरों में भी आज हम खरीदारी का रुझान देख रहे हैं। जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर है वहां पर थोड़ा थोड़ा बाउंस बैक है, उसको भी लेकर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी। और एफएमसीजी में भी आज थोड़ी थोड़ी बाइंग देखने को हमें मिल रही है। होटल स्टॉक्स में रौनक है। शैलेट होटल्स, ईआईएच, ये तमाम स्टॉक्स आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आज वहां पर हमें पार्टी देखने को मिल रही है। अब सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स की ओर और हमारे साथ जुड़ गए हैं फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हैं, वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा हैं और आपको टेक्निकल एस्पेक्ट समझाएंगे बाजार का और तमाम ट्रेडिंग कॉल्स भी देंगे जतिन गेडिया और कुणाल परार। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। शुरुआत कुणाल आपसे करना चाहेंगे, बाजार की चाल आपको अब अगले 1 घंटे के लिए कैसी दिख रही है कुणाल? क्योंकि आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी भी है। आज हम देख रहे हैं कि काफी उतार चढ़ाव है। ऊपरी स्तर से निफ्टी बैंक तकरीबन 400-450 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है क्योंकि दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स दबाव बनाने काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 21,825 वाला जो इंडेक्स है 21,900 की तरफ जाने की कोशिश करेगा आखिरी के घंटे में? गुड आफ्टरनून अभिषेक आपको एंड हमारे दूसरे पैनलिस्ट को। 21,840 के अराउंड निफ्टी अभी स्पॉट ट्रेड कर रही है एंड आपने 21,900 के बारे में पूछा है। फिलहाल मेरा जो नजरिया है वो यस आई कैन से कि 21,900 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आप देखिए कि 12 बजे से पहले जो रिकवरी आई थी एंड उसके बेस पे ऊपर में 21,930 तक के जो हाई लगे थे, वहां पे अगर आप कैंडल फॉर्मेशन देखो तो एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन निफ्टी ने बनाई है एंड उसके बेस पे हमें लग रहा है कि अगर 21,900 आ जाता है और ऊपर में अगर 21,900 के ऊपर अगर आज का क्लोजिंग आता है तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। और इतना ही नहीं, आप देखें तो 250 डीए में जिसका रेजिस्टेंस ऊपर में 21,930 के पास ही आ रहा है,
तो आप समझिए कि अगर एक को 21,930 के ऊपर जाता है तो 50 डीएमए को वापस कैप्चर कर लेगा निफ्टी, एंड फिर उसके बेस पे वापस अच्छी खासी मोमेंटम हमें निफ्टी यहाँ पे दिखा सकता है। तो व्यू टाइमिंग आज के लिए 21,900 दिख सकता है, और जैसे 21,930 के ऊपर जाएगा वापस जो ट्रेंड है हमें यहाँ पे पॉजिटिव होते हुए भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंडेक्स पर तो ये व्यू हो गया, लेकिन 2:35 पर हो गए हैं और अपने एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि आज उनकी तरफ से ट्रेड के मौके क्या मिल रहे हैं आपको बाजार में। क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर आएंगे। जतिन, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए क्या है आपके क्लोजिंग ट्रेड्स आज के। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारे जो क्लोजिंग ट्रेड्स रहेंगे, एक बाय रहेगा और एक सेल रहेगा। जो बाय साइड पे ट्रेड रहेगा वो आईसीआईसीआई प्रू में होगा। तो रिसेंटली हमने देखा है कि आईसीआईसीआई प्रू में अराउंड 10% और करेक्शन आ गया है। 610 से 550 तक का एक शार्प डिक्लाइन आया है। वो शार्प डिक्लाइन आज के ट्रेडिंग सेशन में अपने 20 डीएमए को टेस्ट करते हुए देखा है, और वहां से ही हमने एक शार्प रिकवरी देखी है। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है ये स्टॉक में। सपोर्ट से बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, तो आईसीआईसीआई ब्लू में लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। टारगेट्स हमारे 581 और 595 के रहेंगे, और हम इसमें स्टॉप लॉस 550 का सजेस्ट करेंगे। जो दूसरा मेरा ट्रेड होगा वो सेल साइड पे होगा। तो सेल साइड पे हम मेटल्स शेयरों में देख रहे हैं आज के काफ़ी दबाव है। तो हमें लगता है कि नेशनल एल्यूमीनियम सेल करके चला जा सकता है। इसमें मैं स्टॉप लॉस 141 का सजेस्ट करूंगा, और टारगेट 129 के रहेंगे। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से ये शार्प फॉल के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे को लगता है ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो गया है इसमें, और ये नीचे की तरफ ब्रेक होना चाहिए। इसके लिए इन एंटिसिपेशन ऑफ अ ब्रेकडाउन इसमें सेल करके चला जा सकता है 129 के टारगेट्स के लिए। इसका मूड थोड़ा सा खराब भी है और उसमें नाल्को चुना है जतिन ने। नाल्को को सेल करने की सलाह है। 129 रुपए का टारगेट है और 141 पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। दूसरा शेयर है आईसीसी प्रूडेंशियल। इसमें 581 और 595 ये दो टारगेट हैं और 550 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं जतिन जी। कुणाल जी, आपके दो शेयर कौन से हैं सर, और क्या आपके भी एक लॉन्ग एक शॉर्ट है या फिर दोनों के दोनों बाय की रिकमेंडेशन है? वेल अभिषेक जी, दोनों के दोनों बाइक के रिकमेंडेशन है यहाँ पे। जो स्टॉक मुझे फिलहाल नजर आ रहा है उसमें सबसे पहला पावर ग्रिड है। आप पावर ग्रिड का स्टॉक देख लीजिए, चार्ट देख लीजिए, काफी कन्विंसिंग मोमेंटम फिलहाल पावर ग्रिड में मुझे लग रही है। पावर ग्रिड का डेली चार्ट, और जहां पे उसने डबल बॉटम बनाया हुआ है डेली चार्ट पे, सॉरी आर्ली चार्ट पे, एंड जिस हिसाब से आज स्टॉक ट्रेड कर रहा है मुझे लग रहा है कि यहाँ से फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड हो सकती है। पावर ग्रिड यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है 255 के एसएल के साथ। 272 का पहला टारगेट, और वो जैसे ब्रेक होता है 282 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है वो है होम फर्स्ट। होम फर्स्ट की बात करूं तो फिलहाल स्टॉक 872 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, एंड काफी अच्छा सपोर्ट डेली चार्ट पे लिया हुआ है 810 का, एंड उसके बाद 872 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हाली चार्ट पे देखने जाए तो स्टॉक फिलहाल अभी 50 एमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं नियर टू ब्रेकआउट लेवल है। खरीदारी करके चलने की सलाह है होम फर्स्ट 835 के एसएल के साथ। टारगेट 900, एंड जैसे वो ब्रेक होता है 935 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 935 के लेवल होम फर्स्ट फाइनेंस के, 835 का स्टॉप लॉस। और पावर ग्रिड आज ठीक ठाक रफ्तार दिखा रहा। पावर ग्रिड रिवर्सल के बढ़िया संकेत दे रहा है और इसको ट्रेड करने की सलाह है 272 और 282 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसमें आपको 255 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। एक और दिग्गज एक्सपर्ट सुमित मूलचंदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित जी नमस्कार, बताइए आपके ट्रेड्स कौन से हैं आज के, कौन से शेयर हैं आपके? हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो दो स्टॉक्स रहेंगे और दोनों ही बाय साइड के हैं। देखिए, पहला रहेगा कमिंस का, कमिंस इंडिया। करंट मार्केट प्राइस इज 2785। स्टॉक देखिए काफी अच्छा अभी भी कंसोलिडेशन में है। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और 4 से 5 दिन के कंसोलिडेशन को आज ब्रेकआउट देने के चांसेस है यहाँ पे।
तो 2790 के अगर ऊपर क्लोजिंग आता है तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे भी आप बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2710 एंड टारगेट विल बी 2960 एंड 3040। जो दूसरा स्टॉक है वो है शेलेट इंडिया। देखिए शेलेट इंडिया ने थोड़ा अपना एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाया था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 890। स्टॉक ने परफेक्ट एक 38.2 की लेवल्स जो हम फीबो में काफी अच्छी लेवल काउंट की जाती है, वहीं से स्टॉक ने एक पुल बैक दिया है, 100 डे मूविंग एवरेज को भी रीटेस्ट किया है। तो यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं फॉर द न्यू हाइस। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आज के ही लो का, दैट इज 700 रुपीज। 790 इज द करंट मार्केट प्राइस फॉर द टारगेट ऑफ 950 एंड 1020। ठीक है, कमिंस इंडिया और शैलेट, ये दो शेयर सुनील जी की तरफ से। विवेक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, टाटा ग्रुप की जो स्टॉक्स हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा केमिकल, ये जिस रफ्तार से चले थे, हम देख रहे हैं कि अब उसी रफ्तार से गिर भी रहे हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट तो लगातार 8 सत्र से गिर रहा है, 40% ऑलमोस्ट गिर गया है, 5% के लोअर सर्किट दिखा के। और कहीं ना कहीं टाटा सन्स के आईपीओ को लेकर एक उत्साह बन रहा था, लेकिन टाटा सन्स अब ये चाह रहा है कि कोशिश यही दिख रही है, जो नजर आ रहा है कि किसी तरह से आईपीओ को अवॉइड किया जाए, डेट को कम करके। कल टीसीएस की ब्लॉक डील भी लगी है टाटा सन्स की तरफ से। आप ये बताइए कि जिसके पास टाटा केमिकल्स या फिर टाटा इन्वेस्टमेंट हो, उन्हें क्या करना चाहिए अब? देखिए अभिषेक, अभी तो लोअर सर्किट चल रहा है टाटा इन्वेस्टमेंट में, तो आप अगर कुछ चाहो भी तो खरीद सकते हो, लेकिन बेच नहीं सकते, ये आज का कंडीशन है। और एक और चीज ये है कि देखिए जिस हिसाब से रनअप आया था स्टॉक में, ये करीबन बहुत स्टेबिलिटी के साथ था, करीबन 4000 के आजू बाजू, और वहां से डबल से भी ज्यादा हो गया था। अब मार्केट में कभी ये होता है कि जब बाजार बहुत तेजी से चलता है और इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ज्यादा चलता है कोई भी एक स्टॉक पे, तो वो मतलब बियॉन्ड फंडामेंटल्स भी आगे जा सकता है। अब टाटा इन्वेस्टमेंट एंड ऑफ द डे एक होल्डिंग कंपनी है, और आप अगर जितनी भी कंपनीज आप अगर मार्केट में जो है होल्डिंग कंपनीज, उन पे थोड़ा सा एनालिसिस करो, तो आपको दिखेगा कि ये होल्डिंग कंपनीज 40 से लेके 80% तक डिस्काउंट पे चलती है। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो रहता है बाजार में, और जिस हिसाब से ये स्टॉक डबल से ज्यादा हुआ था, हम तो बहुत कॉशियस थे। इनफैक्ट टाटा मोटर्स भी 1000 के ऊपर जिस जिसके पास था, हमने तो प्रॉफिट बुक कर लिया था, और अब 1000 के नीचे है वो। तो ओवरऑल यहाँ पे एक वेट एंड वॉच की अप्रोच बेटर रहेगा, क्योंकि लोअर सर्किट चल रहा है। ये अगर 500-700 रुपये और नीचे आता है, उस वक्त आप उस समय टाटा इन्वेस्टमेंट को देख सकते हो। टाटा केमिकल्स 1000 के नीचे वापस जाता है तो उधर देखेंगे। देखिए एक और चीज ये हो गई है कि जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, वहां पे अभी तक एक रिकवरी जो आना था, वो अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। पिछले 3 साल से लगभग स्पेशलिटी केमिकल्स अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी एक जब भी ये साइकिल टर्न अराउंड होगा, तब आपको दिखेगा कि टाटा केमिकल्स भी अच्छे अच्छी रनअप आपको यहाँ से दे सकता है। लेकिन आज अगर कंपेयर करूं मैं टाटा केमिकल्स को बाकी कंपनी से, तो मुझे लगता है कि काफी स्पेशलिटी केमिकल्स अंडर वैल्यूड अभी भी चल रही है कंपैरेटिव टू टाटा केमिकल्स। तो वेट एंड वॉच अप्रोच आपके पास अगर है तो सिर्फ होल्ड कीजिए, और फ्रेश बाइंग की सलाह मैं नहीं दूंगा। वेट एंड वॉच, इंतजार कीजिए, नई खरीदारी नहीं करनी है। टाटा केमिकल्स में 1000 रुपए के स्तर पर फिलहाल नजर बना के चलिए। एक काम करते हैं, ऑप्शंस का ट्रेड भी समझ लेते हैं लगे हाथ, और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन रुचित जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे आज के खास एक्सपर्ट। रुचित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए क्या ट्रेड करना अभी? जी वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। अभिषेक जी, ट्रेडिंग में स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया है अपोलो हॉस्पिटल्स में। तो यहाँ पे अगर डेटा देखे एफएनओ का, तो आज शॉर्ट कवरिंग मूव है स्टॉक में, जहाँ पे हल्का सा ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स में कम हुआ है। अगर आप कॉल ऑप्शंस पे देखेंगे तो 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6500 तक के कॉल राइटर्स जो थे वो अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं। तो जनरली एक पॉजिटिव साइन माना जाता है, और इसीलिए मैं यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू ये ट्रेड लेने की सलाह दूंगा कि जहाँ पे आप 6200 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करे और सामने हायर स्ट्राइक पे 6400 का कॉल ऑप्शन बेचे, तो नेट प्रीमियम आउटफ्लो 60 रुपए का रहेगा, जिसपे 36 का स्टॉप लॉस और 105 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लो रिस्क रिवॉर्ड है, क्योंकि रिस्क केवल 3000 रुपए का है, और अगर प्रॉफिट पोटेंशियल अगर चलता है तो 5600 से 5700 की रेंज में रहेगा।
ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड यानी कि एट द मनी आपको कॉल खरीदनी है और उसके ऊपर की कॉल बेचनी होती है। मार्च सीरीज की ही ये रणनीति है। 6200 वाली अपोलो हॉस्पिटल कॉल खरीदनी है, 6400 वाली बेचनी है। भाव भी एक बार हम कोशिश करेंगे कि लेकर आ जाएं किस भाव पर होगा, लेकिन अधिकतम मुनाफा 5625 रुपये और अधिकतम नुकसान इसमें 3000 का इस स्ट्रेटजी में। फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल का जो शेयर है 6190 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1.25% के आसपास की मजबूती के साथ। रुचित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आज एक शेयर जिसमें खबर भी था वो था जोमैटो में अब देख रहे हैं कि 4% के आसपास की तेजी आ गई है। अब ये दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। ओनली वेज, ये प्योर वेज करके कैटेगरी ये लेकर आए हैं, जिसमें खाने की हैंडलिंग से लेकर वो खाना कहाँ बन रहा है, उसमें प्योर वेज रेस्टोरेंट की ही उसमें लिस्टिंग होगी और वहाँ से आप खाना ऑर्डर कर पाएंगे। ये एक तरह से पायलट बेसिस पर फिलहाल शुरू किया जा रहा है, बाकी और सिटीज़ तक इसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन 4% ऊपर विवेक जी जोमैटो, हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस के लक्ष्य तो इसमें 200 रुपये तक के हैं। जोमैटो पर आपसे कई बार बात भी हो चुकी है। आपको लगता है कि ये एक नया इनोवेशन, एक नई ट्रिक ये काम करेगी कंपनी के लिए? देखिए, ये जरूर करनी चाहिए क्योंकि काफी सेगमेंट आज भी ऐसा है जो मतलब नॉन, जहाँ पे वेज और मीट दोनों मिलता हो, उन होटल्स में नहीं जाते हैं कई लोग। और डिलीवरी में भी पैकेट तो साथ में ही आता है। अब लेकिन ये मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका कितना बेनिफिट होगा या फिर क्या फायदा होगा कंपनी का, लेकिन ठीक है, एक एडिशनल सर्विस है ये। और मुझे लगता है कि आगे चल के जब जोमेटो क्लाउड किचन्स भी चालू कर देगा और स्टॉक में हलचल देखने को मिलेगी, तो आपने सही कहा, कई बार बात हो चुकी है और मैं तो जोमेटो पे बुलिश हूँ। फ्रैंकली ऐसे डिस्क्लोजर मैं ले नहीं पाया क्योंकि पैसा नहीं था, बाजार डाउन गया और बाकी शेयर्स ले लिए, जोमेटो को मिस कर दिया था। लेकिन 174 तक ये इमीडिएटली जाना चाहिए और 200 दूर नहीं है। इनफैक्ट किसी को अगर 5-7 साल के लिए लेना हो तो इसको लेके भूल जाना चाहिए। ठीक है, जोमैटो को लेकर ये सलाह आपके लिए। एक खबर आ रही है एस्टर डीएम को लेकर और ये पहले से चल रही थी प्रक्रिया। जीसीसी कारोबार को अलग करने की मंजूरी मिल गई है और ये वैल्यू अनलॉकिंग को लेकर ये चीज़ होनी थी, उसको रेगुलेटरी मंजूरी का इंतज़ार था और अब ये मंजूरी आती हुई। एस्टर डीएम को लेकर शेयर में हम देख रहे हैं कि करीब करीब 5% के आसपास का उछाल है एस्टर डीएम के शेयर में। एक बार ज़रा इसको चेक करेंगे एस्टर डीएम के शेयर को, इसको ज़रा देखकर आप कुणाल बताइए। एस्टर डीएम 4% ऊपर है, करना क्या है इसमें? वेल, एस्टर डीएम के अगर स्टॉक की बात करें, आज 448 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अच्छे खासे मोमेंटम में है। एंड मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर में 487 495 तक के भी लेवल दिखा सकता है। एंड अगर इसका लंबा चार्ट देखें तो वन वे, एक टाइम पे स्टॉक नीचे 204 के पास ट्रेड कर रहा था एंड वहां से वन वे रैली हमें स्टॉक में देखने को मिली और यहाँ से फर्दर रैली भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि आज के लिए एक बार वेट करके रह जाइए, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी मॉर्निंग से लेकर अब तक स्टॉक में देखने को मिली है, ऊपर में आप देखिए तो 467 का हाई बना के अभी 446 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये वॉलेटिलिटी न्यूट्रलाइज नहीं होती है, शांत नहीं होती है, मेरा ये मानना है कि टाइमिंग के लिए स्टॉक को वॉच एंड वेट एंड वॉच में रखना चाहिए, खरीदी नहीं करनी चाहिए टाइमिंग के लिए। ठीक है, अभी खरीदना नहीं है एस्टर डीएम को। चलिए एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो गया है। आप ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और कुछ और बड़े स्टॉक्स पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें मारुति का भी नाम लेंगे। मारुति 12,000 के आज ऊपर निकला है शेयर, ये नए लाइफ हाई के आसपास से ट्रेड कर रहा है। मारुति में आपको करना क्या है ये अपने एक्सपर्ट से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका फिर से क्लोजिंग कॉल में। हम देख रहे हैं कि आज ऑटो शेयरों में अच्छा मोमेंटम है और आयशर में ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर तेजी है, लेकिन मारुति के शेयर में भी 3-3.25% के आसपास की तेजी है। सुबह के सत्र में हमारे एक एक्सपर्ट ने आपको सुझाया भी था, 12,000 का पहला टारगेट था, 12,200 का दूसरा टारगेट था, 12,000 को तो मारुति ने पार कर लिया है। आज 12,025 का हाई बना है और लाइफ हाई पर पहुंचा है मारुति का शेयर।
विवेक जी, आपसे मारुति पर व्यू चाहेंगे, ये तेजी मारुति में क्यों आ रही है? और दूसरी चीज, आपको क्या लगता है कि ये जो मोमेंटम है अभी ये बरकरार रहेगा? वैल्यूएशन की चिंता तो नहीं करनी चाहिए ना? अभिषेक, इस पे भी अपनी बात हुई थी पहले, और मैंने ये उस संदर्भ में हुई थी जब टाटा मोटर्स खाली ऊपर जा रहा था और कंपैरेटिवली मारुति एक लगाड़ था। तब भी मैंने इस पे रिकमेंडेशन दिया था कि इसको बाई करना चाहिए। और उस समय भी ये कंपैरेटिवली आप अगर कोई भी टू व्हीलर सॉरी फोर व्हीलर सेगमेंट में देखो कार इंडस्ट्री में, तो आज भी स्टॉक ये चीप लग रहा है। मुझे लगता है कि ये 12,000 पे भी आपको और भी ऊपर जाते हुए दिखेगा। कंपैरेटिवली आप अगर देख लो टाटा मोटर्स जो सबसे बड़ा है इसमें, और जो मार्केट शेयर है मारुति का, वो सब आप अगर नाप तोलो तो आपको दिखेगा कि ये अभी भी अंडर वैल्यूड है और इसको बने हुए रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये तेजी बरकरार रहेगी। तो आपका वो जो क्लियर कट सवाल था कि तेजी बरकरार रहेगी, मुझे लग रहा है कि रहेगी। तो इसमें लीजिए। और जिस हिसाब से कंपनी अभी प्रोसीड कर रहे हैं ईवी सेगमेंट में भी, देखिए जापानीज कंपनी है, जनरली ये लोग स्लो जाते हैं। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए वगैरह, ये नहीं कि कल के कल ही उतर जाए। और अब ईवी एक हद तक संभल गया है ओवरऑल। अब कंपनी देखिए जब फुल फ्लेज्ड ईवी में जब उतरेगी और नए नए मॉडल्स निकालेगी, आपको दिखेगा कि ये वापस मार्केट शेयर गेन करते हुए भी चलेगा। तो डेफिनेटली ये बाई है अभी भी लॉन्गर टर्म के लिए। और मुझे लगता है कि वैल्यूएशन भी कंफर्टिंग लेवल पे है। ठीक है, खरीदने की सलाह है, वैल्यूएशन को लेकर भी चिंता नहीं है मारुति में। जतिन, आपसे जानना चाहेंगे, आज हम देख रहे हैं कि होटल स्टॉक्स की अच्छी खासी पार्टी हो रही है। शैलेट होटल्स तो रेकमेंड किया भी सुमित जी ने। आपको इस स्पेस में कोई और होटल शेयर भी ठीक लग रहा है क्या? क्योंकि EIH, ताज GVK, इंडियन होटल्स, ये तमाम शेयर आज हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। आपका क्या व्यू होगा इस पर? देखिए, ओवरऑल अगर जो होटल स्पेस की बात करूँ तो रिसेंटली हमने जो करेक्शन देखा हुआ है ओवरऑल मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में, तो ये कहीं ना कहीं जो स्टॉक्स है हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं होल्ड आउट कर चुके हैं। अपने जो क्रूशियल डेली मूविंग एवरेजेस है वहाँ पे, सिर्फ वहाँ पे जाके बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो अगर जो मैं एक होटल काउंटर जो मुझे अच्छा लगता है वो EIH होटल्स है। तो EIH होटल्स में हमने देखा है कि एक शार्प रनअप के बाद सिर्फ इसमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही हुआ है। ज्यादा करके 440 से लेके 380 के रेंज में ये पिछले 4-5 हफ्तों से ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को लगता है एक सॉलिड एक बेस बन चुका है इस स्टॉक में। और कहीं ना कहीं ये जब इसमें ब्रॉडर मार्केट में तेजी आएगी तो EIH होटल्स वन ऑफ दी स्टॉक्स रहेगा जो आउट परफॉर्म कर सकता है। अगर जो करंट लेवल्स पे भी अगर जो किसको ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं। मेरे को लगता है इसमें 400 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड अटेम्प्ट किया जा सकता है। टारगेट रहेंगे 440 के। 440 के टारगेट, 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ EIH को आप खरीद सकते हैं। सुमित जी, प्राज इंडस्ट्रीज में हम देख रहे हैं कि 450 रुपए के स्तर से लगातार तेजी है। 500 रुपए का भी स्तर पार करके शेयर कारोबार कर रहा है और फिलहाल ये डे हाई पे है। आधे दिन के बाद जो रफ्तार इसने पकड़ी है कमाल की, 7-7.5% के आसपास की बढ़िया वाली तेजी हो रही है प्राज में। प्राज जरा चेक कीजिए, प्राज में ये तेजी और बढ़ेगी क्या यहां से, और क्या इस स्तर पर लॉन्ग का कैंडिडेट है ये शेयर? ये बिल्कुल, यहाँ पे देखिए एक बढ़िया सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है। जब आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, स्टॉक आज अपने दोनों मूविंग एवरेजेस 250 डे मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक आप अपॉर्चुनिटी देखिए और डिप्स का भी वेट कीजिए। करंट मार्केट प्राइस 510, स्टॉक कभी भी नीचे आ रहा है 490 485 की लेवल तक भी आप इसे बाइंग कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 470। हमें लग रहा है कि ये अपने पिछले स्विंग का और एक ऊपर अपसाइड में गैप पेंडिंग है, तो गैप पेंडिंग ये फिलअप करने ऊपर आ सकता है। जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 585 एंड 620, ये दो टारगेट रहेंगे। ठीक है, दो टारगेट प्राज के लिए। एक और शेयर, इस पर आपकी हम राय चाहेंगे कुणाल। वो है कि EI इंडस्ट्रीज का अच्छी तेजी इसमें हम देख रहे हैं और 3.5% के आसपास की इसमें तेजी है। और
₹3000 के आसपास आके इसने एक सपोर्ट लिया था ऊपरी स्तर से जब गिरा था, तो वहां से फिर से ये चल रहा है। केईआई कैसा लग रहा है इसका पैटर्न आपको? क्या सलाह होगी आपकी ओर से? कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? वेल, ट्रेड तो नहीं बन रहा है क्योंकि ऑलरेडी 3.5% ऊपर है स्टॉक। एंड जो लोअर लेवल पे जो एसएल आएगा वो 3120 के लेवल पे आएगा। सो मैं इतना ही कहूंगा कि जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक है वो जो पोजीशन है उनको कंटिन्यू करके चलिए। ऊपर में 3475 का पहला लेवल है और जैसे ये ब्रेक होता है 3600 तक के भी लेवल हमें स्टॉक दिखा सकता है। तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनको होल्ड करके चलने की सलाह है, नई पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है। ठीक है, नई पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है। बाजार की अगर बात कर लें, इस वक्त तो हल्की सी तेजी निफ्टी में है, कोई परिवर्तन नहीं है पिछले आधे घंटे में। निफ्टी बैंक की बात करें तो 114 अंकों के आसपास की कमजोरी है और इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं वहां भी कोई परिवर्तन नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि टाटा ग्रुप के जो तमाम शेयर्स हैं वहां पर आपको कमजोरी दिखेगी। टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर, टाटा केमिकल्स, ये तमाम शेयर आज गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। टॉप 3 निफ्टी के जो लूजर्स हैं सारे के सारे वो टाटा कंपनीज ही हैं। लेकिन दूसरे साइड पर अगर आप देखेंगे तो ऑयल एंड गैस वाले जो शेयर हैं वो चल रहे हैं। ओएमसीज में हम देख रहे हैं कि बीपीसीएल में भी तेजी हो रही है, एचपीसीएल, आईओसी, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। और ये ओएमसीज की तेजी के पीछे की वजह है नोमुरा की एक रिपोर्ट में नोमुरा ने क्या कहा है, क्या रीजंस हाईलाइट किए हैं, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है फिर से ओएमसीज को लेकर, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, बताइए रिपोर्ट में क्या खास है? जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आज फोकस में हैं क्योंकि यहाँ पर नोमुरा की जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी पॉजिटिव है। पहले तो आपको एक एक करके कुछ टारगेट्स बता देते हैं। बीपीसीएल पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 455 से बढ़ाकर 735 का कर दिया है। एचपीसीएल पर भी टारगेट 305 से बढ़ाकर 570 का हो गया है और आईओसी पर भी 105 से बढ़ाकर लक्ष्य 195 का हो गया है और सभी में अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखे हुए हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती का फैसला हुआ था और इसके अलावा कच्चे तेल में भी हम देख रहे थे कि लगातार तेज़ी देखने को मिल रही थी। 4 महीने की ऊपरी स्तर पर कच्चा तेल पहुंच गया था, जिससे कि आने वाले समय में इनके मार्केटिंग मार्जिन को लेकर कुछ चिंता यहाँ पर खड़ी हो रही थी। लेकिन अब नोमुरा की जो रिपोर्ट आई है वो कुछ पॉजिटिव है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निचले स्तरों पर जो पिछले काफ़ी समय से हम गिरावट देख रहे हैं वहाँ पर थोड़ी राहत भी मिली। नोमुरा में इस रिपोर्ट में उनका कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को लेकर अब सभी चिंताएं दूर हुई हैं, मार्केटिंग की चिंता पूरी हो चुकी है, रिफाइनिंग आउटलुक आगे मजबूत नजर आ रहा है, कीमतों में रोज की समीक्षा अब चुनाव के बाद होने की उम्मीद है और FY25 में मार्केटिंग मार्जिन सामान्य स्तर पर होने का अनुमान है। तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री निकल कर आई है, टारगेट प्राइस में बढ़ोतरी हुई है जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ऊपर है। ठीक है, एक निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली ये रिपोर्ट है क्योंकि प्राइस कट हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं था, इमेटेरियल ही था। उसके चलते क्रूड में उछाल के चलते $87 के आसपास के भाव हो गए कच्चे तेल की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तो इराक ने और सऊदी अरब ने अपनी एक्सपोर्ट को घटा दिया है और दूसरा रशिया से थोड़े से डिस्ट्रप्शन से, थोड़ी सप्लाई में बाधा है, उसके चलते क्रूड में उबाल आया है। हालांकि ये भी मोमेंट्री है, ये बहुत टिकाऊ होगा, इसको लेकर हम कह नहीं सकते। लेकिन ये टारगेट बहुत बड़े किए हैं। बीपीसीएल का टारगेट 735 का दिया है, 455 का पहले था, 570 का एचपीसीएल का दे दिया है। आईओसीएल के लिए 195 रुपए के टारगेट्स हैं। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे ओएमसीज में आपका क्या कन्विक्शन है क्या? क्योंकि लगातार तेजी के बाद भी वैल्यूएशन ऐसा नहीं था कि बहुत हीट अप हो गए हों, बहुत उसको लेकर चिंता हो गई हो। आपकी क्या पसंद है? अगर किसी को ओएमसी में एक शेयर चुनना हो, आपके रडार पर कौन सा शेयर होगा? अभिषेक, अपना इस पे डिस्कशन हुआ है कई बार और मुझे लगता है कि आईओसी यहाँ पे भी बहुत वैल्यूएशन वाइज कंफर्टिंग है। और फ्रैंकली अगर पूछो एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी वैल्यूएशन वाइज मतलब तीनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और तीनों ही आज भी 4-5 पी के ऊपर ही चल रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से एक्सपेंशन चल रहा है पर्टिकुलरली आईओसी का और बाकी कंपनीज में भी है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग ओवरऑल जो कंपनीज है उनका एक्सपेंशन प्लान, उनका केपेक्स प्लान, ये सारा आपको फायदा देगा अगले कुछ सालों में। तो ओवरऑल ऑन एवरी डिप, मतलब मैंने कुछ सालों में इसके लिए बोला क्योंकि केपेक्स इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करके रखते हो तो
यहाँ से काफी ऊपर जाने की उम्मीद है। तो मैं 195 क्यों, मेरे को तो लगता है आईओसी 200 का भी होगा। लेकिन हाँ, टाइम देना पड़ेगा आपको, इसके लिए हर टिप पे बाई कीजिए इसको, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इसको होल्ड कीजिए। ठीक है, आईओसी पर भरोसा है विवेक जी का, इसको होल्ड करने की सलाह है। अब वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का, जिसमें हम ये जानते हैं कि कौन से शेयर आज फोकस में रहे, एक्शन कहां पर ज्यादा रहा। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट एट 3 लेकर। गौरव बताएं, किन शेयरों में एक्शन है आज? जी हाँ, तो सबसे पहले आज एक्शंस में अगर बात करें तो बात करते हैं अनूप इंजीनियरिंग की, क्योंकि इस शेयर में हमने देखा था कि पिछले 5 दिनों में 18% शेयर ने रिटर्न दिया है, बट आज के दिन में ये शेयर जो है वो 6% डाउन था। और रीज़न इसका ये है कि जैसे हमने पहले भी बताया था कि कंपनी का बोर्ड मीटिंग होने वाला था शेयर इशू के मंजूरी के लिए, और इसी के हिसाब से कंपनी ने बोर्ड मीटिंग में ऐसे डिसाइड किया है कि बोनस इक्विटी शेयर वो लोग इक्विटी इशू करने वाले हैं 1:1 के रेशियो में। और इसी के चलते हुए कहीं पे हमें देखने को मिला कि आज स्टॉक जो है वो 5% to 6% से नीचे देखने को मिला था। अगली बात करते हैं एस्टर डीएम की, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है कि अभी वो अपना इंडिया और जीसीसी सेगमेंट जो है वो सेपरेट करने वाले हैं। ये सेपरेशन जो है वो कहीं पे इनलाइन रहेगा उनके लॉन्ग टर्म वैल्यू अनलॉक के स्ट्रैटेजी के तरफ से, और इसी के चलते हुए हमने देखा कि एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिला था शेयर प्राइस में आज के दिन में। अगली बात करते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स की, क्योंकि कंपनी ने अभी इन्वाटी क्रिएशंस करके जो कंपनी है उसमें 40% की हिस्सेदारी जो है वो खरीदी है। इस हिस्सेदारी के वजह से वो जो लिथियम आयन बैटरीज में मैन्युफैक्चरिंग है उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं आगे जाके। और इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ने 343 करोड़ के वारंट जो है वो भी इशू करने के लिए मंजूरी दे चुकी है, और इसी के चलते हुए ये शेयर भी आज काफ़ी फोकस में रहा है शेयर होल्डर्स के लिए। अगली बात करते हैं राइट्स की, क्योंकि इस कंपनी के सीएमडी ने ऐसे डिक्लेयर किया है कि कंपनी को डिक्लेयर किया था L1 बिडर के तौर पे बांग्लादेश के प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पे 900 करोड़ का वैल्यू है प्रोजेक्ट का वैल्यू। अगर हम कंपनी के टोटल वैल्यू की बात करते हैं तो Q3 FY24 के कुछ नंबर्स देख लेते हैं। एक्सपोर्ट के वैल्यूज़ Q3 FY24 में 288 करोड़ के थे। उसके अलावा टोटल ऑर्डर बुक जो है Q3 FY24 के हिसाब से वो कंपनी का 5496 करोड़ का है। और इसी सब के चलते हुए अगर ये ऑर्डर देखा तो अगर L1 बिडर भी कंपनी हो रहा है तो काफ़ी बड़ी बात है कंपनी के लिए इतना बड़ा ऑर्डर मिलना, और इसी के लिए ये शेयर भी काफ़ी फोकस में था आज इन्वेस्टर्स के। और आखिर में बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, क्योंकि केवीएस मनियन जो कि एक काफ़ी सीनियर लेवल के मैनेजमेंट पे है, उनको फिर से दोबारा नियुक्त करने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे चुकी है। और इसी की वजह से कोटक महिंद्रा बैंक में भी हमें कहीं पे तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है बैंक के मैनेजमेंट को लेके और आगे के आउटलुक को लेके। और इसी के लिए इन्हीं सब खबरों के बेसिस पे इन्हीं सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र आज बनी रही थी, और ये सब स्टॉक्स आज काफ़ी बस कर रहे थे। ठीक है, ये 5 शेयर जिसमें कि कोटक बैंक वाली न्यूज़ तो खैर उस पर आरबीआई की मोहर लगी है, बैंक ने तो पहले ही मंजूरी दे दी थी। राइट्स L1 बिडर रेलवे कंपनियों को लगातार बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, और अनूप इंजीनियरिंग में हमने बड़ी तेज़ी देखी थी। एक के बदले एक बोनस शेयर जारी करने को अनूप इंजीनियरिंग में मंजूरी मिल गई है। तो ये तमाम स्टॉक्स जो आज के सत्र में फोकस में है। अनूप इंजीनियरिंग में तेज़ी आ चुकी थी, आज ये 6% के आसपास की ये प्रॉफिट चेकिंग है, आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और एक्शन वाले शेयरों पर अपने एक्सपर्ट से हम चर्चा करेंगे, और थोड़ी देर में BTST या फिर STBT ट्रेड्स भी लेकर आपके सामने हम हाजिर होंगे। बाजार की जो बची खुची तेजी थी वो भी गंवा दी है। निफ्टी इस वक्त बिल्कुल फ्लैट है, हल्की सी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। 21,800 के ऊपर टिका हुआ है, 21,824 का स्तर है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 136 अंकों की गिरावट है, 0.25% के आसपास की कमजोरी है। इंडिया विक्स हालांकि 4% नीचे है, 13.5 के आसपास का इंडिया विक्स है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है, करीब 1000 शेयर हरे निशान में है, और उसके मुकाबले 1306 शेयर लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। लेकिन अगर आप F&O की लिस्ट देखेंगे तो वहां पर बराबरी का मामला है, 90 शेयर करीब हरे निशान में है, 90 शेयर लाल निशान में कारोबार करें। और यह दिखा रहा है कि बाजार का संतुलन क्या है इस वक्त, क्योंकि बिल्कुल सपाट ट्रेड है,
कोई उत्साह नहीं है निफ्टी में। निफ्टी बैंक वोलेटाइल है क्योंकि आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी का भी दिन है। इसके चलते आप इसमें उठापटक देखेंगे। ऊपरी स्तरों से तकरीबन 400 सवा 400 अंक नीचे आकर निफ्टी बैंक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, एक्सक्लूसिव खबर है सूत्रों के हवाले से, कि घरेलू डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रक्षा मंत्रालय ने अग्रेसिव टारगेट दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से नई सरकार की प्राथमिकताओं में डिफेंस सेक्टर को सबसे ऊपर रखा जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2 तरह की स्ट्रैटेजी पे काम करने की शुरुआत कर दी है। जो पहली स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाई जाए, और जो दूसरी रणनीति है उसके हिसाब से इक्विपमेंट एक्सपोर्ट के लिए नए मार्केट की तलाश कैसे की जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने नई सरकार के लिए शुरुआती 100 दिन के एजेंडे पर काम करने की शुरुआत कर दी है, और प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री इस पर काम कर रही है, और जो ये रणनीतियां हैं, जो स्ट्रैटेजी है, वो नई सरकार के सामने सौंपी जाएंगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि फ्रेश पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जो है वो तैयार की जा रही है। इसका मतलब ये है कि उन इक्विपमेंट्स की एक लिस्ट तैयार की जा रही है जिसकी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इस वक्त इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता है, उसकी पहचान करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही की जाएगी। 5 इस तरह की लिस्ट सरकार पहले ही जारी कर चुकी है, और अब नई लिस्ट पर काम करने की शुरुआत कर दी गई है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, वो ये है कि इस बार अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से संबंधित जो इक्विपमेंट्स हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस तरह की इक्विपमेंट्स की लिस्ट तैयार की जा रही है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही होगी। तो जाहिर तौर पे जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं डिफेंस सेक्टर में, उनको इसका फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरी रणनीति है जिसका जिक्र मैं कर रहा था, वो दरअसल नए पोटेंशियल मार्केट की पहचान से संबंधित है। इसका मतलब ये कि सरकार ये चाहती है कि डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग तो हो, साथ ही साथ इंडिया भारी मात्रा में उसका एक्सपोर्ट भी करे। इस वक्त जो एक्सपोर्ट है वो करीब 24,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है इस चालू वित्त वर्ष के अंत तक, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। लेकिन टारगेट ये रखा गया है कि अगले 4 साल में इसको बढ़ाकर सालाना 50,000 करोड़ रुपए किया जाएगा, और उसके बाद इस टारगेट को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। तो ये काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है। जाहिर है उसके लिए नए मार्केट चाहिए होंगे, लिहाजा नई रणनीति के तहत नए पोटेंशियल मार्केट कौन से हो सकते हैं इक्विपमेंट एक्सपोर्ट के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट के लिए, उसकी पहचान की जा रही है, और उसके साथ सरकार आगे बढ़ेगी। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो अगले कुछ सालों में 80 से 100 देशों में एक्सपोर्ट की स्ट्रेटजी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, और पीएम के निर्देश पर 100 डेज के एजेंडे पर रक्षा मंत्रालय काम कर रहा है, और अगले 4 साल में 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा गया है। तो अग्रेसिव टारगेट, और निश्चित तौर पर जो सरकार की मुहिम भी है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उस दिशा में कंपनियां ऑलरेडी काम कर रही हैं, और कई सारी कंपनियां तो बाहर एक्सपोर्ट कर भी रही हैं। एचएल तो मलेशिया को ऑलरेडी एयरक्राफ्ट तेजस की सप्लाई कर रहा है। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर डिफेंस से मान लीजिए किसी को 1 या 2 शेयर चुनना हो, इस खबर को ध्यान में रखकर कि यहां से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाली है, एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, तो बेनिफिशियरी आपके हिसाब से कौन होंगे, और किस डिफेंस स्टॉक पर फोकस करके चलना चाहिए? देखिए, अगर ओवरऑल वैल्यूएशन, ओवरऑल कंपनी के साइज के अनुसार अगर मैं जाऊं, तो मुझे लगता है कि एचएएल यहाँ से सबसे बेस्ट बेट होगा आज भी। और सेकेंड बेस्ट बेट आप ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखा रहे हो, वो है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब जो डिफेंस में चेंजेस आ रहे हैं, अब तक हम लोग नेट इंपोर्टर थे, बड़े बड़े देशों से हम लोग खरीद रहे थे, इनफैक्ट रिसेंटली भी राफेल जैसे खरीदा फ्रांस से। अब हम लोग एक नेट एक्सपोर्टर, मतलब जीरो इंपोर्टर बन गए, और छोटे मोटे कंट्रीज को ऑलरेडी एक्सपोर्ट करने लग गए। अब एम ये है कि जैसे आपने बोला, कई देशों को आपको एक्सपोर्ट करना आगे चल के, तो आप भी एक नेट एक्सपोर्टर भी बनोगे। तो ये जो ट्रांजिशन था, ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, और इसके लिए शेयर्स के भाव में आपको वो दिख रहा है। तो एचएएल नंबर 1 बेट रहेगा, और बीईएल नंबर 2 बेट रहेगा। ठीक है, एचएएल और बीईएल, ये 2 शेयर विवेक जी की तरफ से डिफेंस स्टॉक्स में। कैपिटल गुड्स की अगर हम बात कर लें, बीएचईएल में आज हम देख रहे हैं कि तेजी है, करीब 3% के आसपास की, करीब
पौने 300 रुपए के आसपास तक इसका भाव गया था, वहां से फिर शेयर ये रिवर्स करके नीचे आ गया था। फिर से हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी अपटेक इसमें दिख रही है। बीएचईएल में क्या कोई ट्रेड बन रहा है जतिन, क्या लग रहा है आपको? देखिए बीएचईएल की अगर जो मैं बात करूं तो उसमें डेली चार्ट्स पे अगर जो मैं थोड़ा एक एनालाइज करूं तो रिसेंट का जो फॉल था वो 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर था। आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें एक डेली पॉजिटिव क्लोज मिल रहा था और अर्ली चार्ट्स पे हमें देखने मिल रहा है कि एक बुलिश फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट दे रहा है। तो इसमें कंसिडरिंग के ये बीएचईएल का जो स्टॉक है वो अभी एफएनओ बैन में है, तो इसमें कैश में ही खरीदारी कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि इसमें अगर जो लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना है तो अराउंड 218 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग किया जा सकता है। मेरे को लगता है कि इसमें 236 से लेकर 238 का एक अपमूव पॉसिबल है। इसके लिए सेटअप बहुत ही अच्छा है, 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है और एक फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट भी आर्ली चार्ट्स पे देखने मिल रहा है। इसके लिए आई थिंक लॉन्ग करके चला जा सकता है। खाली बैन में है, इसके लिए एफएनओ में पोजीशन मत लीजिएगा, कैश में जरूर बाय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कैश में बाई कर सकते हैं बीएचईएल को। एसबीआई पर आपसे सुमित जी राय लेना चाहेंगी, क्योंकि 7-8 सत्र की लगातार गिरावट थी एसबीआई के शेयर में, आज ये संभलता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या ये टिक पाएगा जो तेजी अभी आई है? हालांकि अब बाजार बंद होने में 15 मिनट के आसपास का समय रह गया है। एसबीआई आपको लगता है कि एक बीटीएसटी कैंडिडेट भी हो सकता है क्या यहां से? सुमित जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। सॉरी अभिषेक जी, अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी वीकनेस रहेगी स्टॉक में, बल्कि यहाँ पे मैं सेल ऑन राइज का कैंडिडेट देखूंगा। लेकिन अगर आप बीटीएसटी की बात कर रहे हैं, अगर आप अवर्ली चार्ट पे देखेंगे तो बिल्कुल एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है। 735 का जो जोन था वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और अभी वो क्रॉस करके सस्टेन होने के लिए तो बीटीएसटी मैक्स आप ले सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल 750 अगर यहाँ पे जोन आ रहा है तो जिनको निकलने का चांस मिले यहाँ पे आप एग्जिट कीजिए। हमें लग रहा है कि मेजर अपसाइड यहाँ से नहीं दिखेगी। मेजर अपसाइड नहीं आएगी। एक काम करते हैं, 3:15 का समय हो ही गया है। बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स अपने एक्सपर्ट से हम जान लेते हैं और शुरुआत करेंगे हम कुणाल जी आपसे। बताइए क्या है आपकी बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स? एक तो एक सही, दो अगर हो तो दो और अच्छा है, एक से भले दो। वेल अभिषेक जी, ये जो मैं देने वाला हूँ बीटीएसटी ही है। नाउ ये बीटीएसटी का मेरा जो व्यू पॉइंट पर्टिकुलरली पहले तो टेक्निकल की बेस पे है और दूसरा आने वाले हफ्ते में जो छुट्टियां मिलने वाली उसको लेके भी है। इज माई ट्रिप करके एक स्टॉक है जो अभी 44.55 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह मेरी बनी रहेगी 44.55 पे। अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 43 का एसएल यहाँ पे हमें लगाना है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 4650 का हम यहाँ पे टारगेट लगा के चलेंगे, 4650 का। दूसरा टारगेट हमारा होगा 49 का होगा एंड एसएल अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ 43 का एसएल हम यहाँ पे इज माई ट्रिप में लगा के चलेंगे। ठीक है, इजी ट्रिप प्लानर्स यानी कि इज माई ट्रिप, इसको खरीदने की सलाह है आपको बीटीएसटी के लिए। 43 रुपए का स्टॉप लॉस है और 46.5 का पहला टारगेट, 49 रुपए का दूसरा टारगेट आपके लिए बनेगा इजी ट्रिप प्लानर्स में। सुमित जी आपका कौन सा है सर, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी? कहां पर आपका कंफर्ट आ रहा है, बेचने में या कर खरीदने में? नहीं, बिल्कुल खरीदने में रहेगा। देखिए यहाँ पे दो स्टॉक्स मेरे नजर में है। पहला रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा। आप देखेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया हुआ है और कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट दे रहा है। तो स्टॉक में आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 928 और हमें लग रहा है कि ये अपना एक यू बॉटम कंप्लीट करके स्टॉक का मिनिमम टारगेट बनता है 975 और अगर 975 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे है तो फिर आप कंटिन्यूएशन भी रख सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1020। जो दूसरा स्टॉक रहेगा कोटक बैंक का रहेगा।
देखिए कंपेयर टू प्राइवेट एंड पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट में काफी अच्छा यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, सस्टेनेबल स्टॉक लग रहा है। तो यहाँ पे आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1730 फॉर द टारगेट ऑफ 1840। ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा ये हो गया सुमित जी की तरफ से। बीटीएसटी बाय टुडे सेल टुमारो की रणनीति। जतिन, आपके लिस्ट में कौन सा शेयर है, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के लिए? मेरे लिस्ट में जो मेरा प्रिफर्ड पिक रहेगा वो ओएनजीसी रहेगा। तो रिसेंटली हमने जो फॉल देखा है वो कहीं ना कहीं अपने 40 डे के एवरेज पे आके एक बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, और मेरे को लगता है ओवरऑल ऑयल एंड गैस स्पेस में एक खासी तेजी बनी हुई है। तो ओएनजीसी हमारा प्रिफर्ड पिक होगा। इसमें मैं 261 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सजेशन दूंगा, और ऊपर में मेरे टारगेट रहेंगे 269 और 271 की। 269 और 271 ओएनजीसी। जतिन जी, स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? स्टॉप लॉस इसमें 261 का लगाना होगा। 261 का स्टॉप लॉस ओएनजीसी, 269 और 271 का टारगेट। तो स्टॉप लॉस नजदीक का है, टारगेट थोड़ा सा दूर का है, रिस्क रिवार्ड रेशो ठीक दिख रहा है ओएनजीसी में। चलिए 3:20 हो गए हैं और बाजार बंद होने में 10 मिनट का समय है, लेकिन इसके पहले ये समझ लेते हैं कि कल कौन से इवेंट्स फोकस में रहेंगे। कॉर्पोरेट इवेंट हो या फिर जनरल इवेंट, डिविडेंड, बायबैक, इनसे जुड़े जो बाजार पर असर डालते हैं। हमारी सहयोगी स्नेही हमारे साथ हैं, इवेंट्स टू नहीं, तृप्ति हमारे साथ हैं। तृप्ति, बताइए कौन से इवेंट्स होंगे कल फोकस में? जी हाँ, तो कल जिन शेयरों पर हमारी नज़र रहने वाली है उनकी बात कर लेते हैं। कैस्ट्रोल इंडिया और पतंजलि फूड्स में डिविडेंड के लिए खरीदारी का कल आखिरी दिन होगा, जिसके चलते ये हमारे फोकस में रहेंगे। आईपीओ की बात करें तो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज के आईपीओ की कल लिस्टिंग होने जा रही है। इसके साथ ही लॉक इन पीरियड में आरआर काबिल में 63.1% इक्विटी के लिए, सूरज एस्टेट डेवलपर्स में 3.8% इक्विटी, हैप्पी फोर्जेस में 2% इक्विटी और क्रेडो ब्रांड्स में 5% इक्विटी के लिए कल से लॉक इन पीरियड खुलेगा। दूसरे इवेंट्स की बात करें तो कल पीएम मोदी कल से 2 दिन के भूटान दौरे पर जा रहे हैं। जी हाँ, तो ये थे कल के लिए इवेंट्स जिन पर हमारी नजर रहेगी। ठीक है, तमाम इवेंट्स ये फोकस में रहेंगे। एक शेयर जिस पर अपने एक्सपर्ट्स के व्यू चाहेंगे वो है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर का। ये स्टॉक कल के सत्र में सुझाया था कुश बोहरा ने। आज हमारे साथ कुश होते तो उनसे फिर से पूछते, उनको बधाइयां भी दे देते कि इतना बढ़िया स्टॉक उन्होंने स्पॉट किया है। 3 दिन की अगर बात करें तो 3 दिन में 200 रुपये ये शेयर चला है। 1100 रुपये का भाव था इसका शुक्रवार को, और सोमवार, मंगलवार, आज बुधवार है, 1305 रुपये पर जाकर ये ट्रेड कर रहा है रेनबो चिल्ड्रन का। रेनबो चिल्ड्रन का शेयर है, रेनबो चिल्ड्रन लेके आइए जी। ये शेयर आज देखिए 11% ऊपर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है रेनबो चिल्ड्रन का। इसको जरा विवेक जी आप जरा एक बार फंडामेंटली जरा चेक करके बताइए कैसी लगती है आपको ये कंपनी, और इसमें जो तेजी आ रही है आपका क्या विश्वास है, ये टिकाऊ होगी तेजी? ये इस पे मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, कई बार मैंने देखा हुआ है, और इनफैक्ट 18 स्वदेश पे मैंने डिस्कशन भी किया हुआ है कि हॉस्पिटल स्पेस में मुझे बहुत अच्छा लगता है ये स्टॉक। अब दूसरी चीज ये होगी कि जो आज अपोलो हॉस्पिटल का उस पे जो रिसर्च रिपोर्ट आई थी और डायरेक्टली अंडर परफॉर्म से आप समझ लो कि बाई रेटिंग दे दिया है रिसर्च रिपोर्ट ने, तो उसका भी एक रिपल इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बहुत इस पे मैं पूरी मतलब डिटेल में चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन उतना समय आपके पास भी नहीं रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो प्रीवियस हाई है रेनबो का करीबन 1400 या 1450 रहेगा, इसको वापस ये क्रॉस करेगा। तो अभी भी होल्ड कीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है, और पर्टिकुलरली मतलब एक फोकस्ड बिजनेस है जो मैटरनिटी केयर में है। और इतना ही बोलना चाहूंगा, जब मैटरनिटी केयर का सवाल आता है तो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज पर, तो इसके लिए ये कंपनी और भी आगे चल के अच्छी। सवाल और छोटा सा जवाब चाहेंगे, इस साल क्या 2000 के भाव देखेंगे इसमें हम? देखिए, इनफैक्ट मैंने कई क्लाइंट्स को हेल्थ केयर सर्विसेज जो फंड्स होते हैं उनमें निवेश करवा के रखा हुआ है,
और मैंने यही कहा है कि बाकी कुछ भी होने दो, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थ केयर सर्विसेज, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो आपको 18 से लेके 24% रिटर्न्स दे देंगे अगले 3-4 साल में। तो रेनबो में ही उसमें एक लीडिंग प्लेयर रहना चाहिए। अब 1400 का 2000 इस साल के अंदर देखिए बाजार में इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस टारगेट दे रहे हो आप। ठीक है। आज हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी स्टॉक्स में कुछ कुछ चुनिंदा रिकवरी हम देख रहे हैं। और अगर आप थोड़े से ना छोटे वाले अगर एफएमसीजी प्लेयर्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको तेज़ी दिखेगी। आरटीसी तो खैर चल रहा है, आरटीसी में 1.5% के आसपास की तेज़ी है। आज बाजार को सपोर्ट करने वाले शेयरों में अगर हम देखेंगे तो रिलायंस भी बड़े स्मार्टली ऊपर आया है और इस वक्त 1.5% के आसपास की तेज़ी के साथ ये रिलायंस कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। भाव हो गया है करीब 2890 रुपये के आसपास का। आज के दिन की ऊंचाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। कुणाल जी, रिलायंस में कोई ऑप्शंस के जरिए कोई आप रणनीति सुझाएंगे? अभी कोई तरीका है कमाई करने का इसमें? रिलायंस की इस लेवल पे अगर बात करें जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मैं कहूंगा कि कैश में भी खरीदारी करके चले और ऑप्शन में भी खरीदारी करके चलने की सलाह है। सबसे पहले कैश की बात कर लेते हैं। 2889 पे स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 2889 यहीं से हम खरीदारी करके चलेंगे। एसएल की बात करेंगे तो नीचे जो एसएल आ रहा है वो 2830 का 2830 का एसएल है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला 2940 का टारगेट है और जैसे वो ब्रेक होता है ऊपर में 3000 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो रिलायंस कैश में तो पोजीशन बना के चलिएगा ही। सामने अगर मैं रिलायंस के 2900 के कॉल के ऑप्शन की बात करूं तो वहां पे भी मुझे एक अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है बेस्ड ऑन द अंडरलाइन। फिलहाल 26 के अराउंड 2900 का कॉल ट्रेड हो रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल यहाँ पे रहेगा वो रहेगा तकरीबन 15 रुपए के अराउंड। 15 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट पहला 35 का है और 35 जैसे ही क्रॉस होता है हमें 48 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो कैश में भी और ऑप्शन में भी दोनों में पोजीशन बना के चल सकते हैं। ठीक है, रिलायंस में ये मौके। जतिन जी, आरबीएल बैंक में क्या बीटीएसटी के मौके बन रहे हैं या फिर छोड़ दें इसको अब? देखिए, आरबीएल बैंक की अगर जो मैं बात करूं तो इसमें डेफिनेटली आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी रिकवरी देखने मिल रही है। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ये कोई ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। इनफैक्ट अगर जो अराउंड 237 के आसपास आता है तो वहाँ पे एक मेरे को लगता है कि सेलिंग प्रेशर फिर से इमर्ज हो सकता है कि वहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो मेरे को लगता है कि इसमें आई थिंक आरबीएल बैंक में कोई करंट लेवल्स पे ट्रेड लेने की सलाह मैं नहीं दूंगा, इसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। अवॉइड करने की सलाह है। केएनआर कंस्ट्रक्शन, ये कैसा लग रहा है आपको? देखिए, केएनआर कंस्ट्रक्शन में अगर जो मैं डेली चार्ट्स के ऊपर देखूं तो एक रिवर्सल जरूर देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। जो प्रीवियस के 3 दिनों का जो हाई था उसके ऊपर जाके आई थिंक आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोज होते हुए हमें देख रहा है। तो इसमें अगर जो किसको बाय करके चलना है तो इसमें ट्रेड जरूर लेके जा सकते हैं। 245 का एक स्टॉप लॉस में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में सजेस्ट करना चाहूंगा और इसमें मैं अपसाइड अराउंड 255 से 258 के देख रहा हूं अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए। 255 से 258 तक के टारगेट्स देख रहे हैं केएनआर कंस्ट्रक्शंस में। चलिए, बाजार बंद होने में 2 मिनट के आसपास का समय रह गया है। अब हम कोई ट्रेड नहीं समझेंगे और अब तो ट्रेड्स को रिव्यू करने का समय है और बाजार को देखने की ज़रूरत है कि आखिर हो क्या रहा है। निफ्टी बैंक में रिकवरी आई है, वो दिख रही है, बावजूद इसके कि एचडीएफसी बैंक नीचे है, एक्सिस बैंक भी नीचे है और निफ्टी बैंक इस वक्त 32 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर हम गिरने वाले शेयरों की अगर लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें एचडीएफसी बैंक से प्रेशर है, टाटा स्टील से प्रेशर है, एचयूएल के शेयर से भी बाजार में आज हम प्रेशर देख रहे हैं। एचयूएल कल भी कमज़ोर था लेकिन सपोर्ट मिला है आईटीसी से, आरआईएल से, एसबीआई से
और मारुति सुजुकी से। ये तमाम शेयर आज बाजार को सपोर्ट देने काम कर रहे हैं। आज भी आयशर है निफ्टी का टॉप गेनर, करीब करीब 4% के आसपास की तेजी के साथ। अगर वायदा की लिस्ट की अगर आप शेयर देखेंगे तो इंडस टावर में 4% की तेजी है, मारुति में भी हम तेजी देख रहे हैं, कमिंस, BHEL, RVL, अरविंदो, ये तमाम शेयर आज तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एक जरा क्विक व्यू चाहिए आपसे कुणाल जी, डॉक्टर लाल पैथ लैब पर कैसा लग रहा है आपको शेयर फिलहाल ये? वेल, डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से स्टॉक अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मेरा व्यू फिलहाल पर्टिकुलर काउंटर में जो प्राइस चल रही है उसके हिसाब से लॉन्ग करके चलने का बन रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ से हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकती है। फिलहाल स्टॉक ट्रेड हो रहा है 2055 के अराउंड, खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम जो एसेट मेंटेन करके चलेंगे वो 2020 का होगा। इसका स्टॉप लॉस इसमें, लेकिन चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। 30 सेकंड के से भी कम का समय रह गया है। 37 अंकों की हल्की सी बढ़त के साथ आज निफ्टी आज क्लोजिंग देने जा रहा है 21,850 के आसपास। हम चाहते थे कि 22,000 के आसपास उसको कम से कम पकड़ के रखे, लेकिन कल भी हमने कमजोरी बाजार में देखी और आज 21,850 के आसपास के स्तर हैं। बस राहत यह है कि 21,800 का जो स्तर है वो बचा हुआ है। कल हमने इसके नीचे के भी स्तर देखे थे। वैसे सेंसेक्स की बात करें 140 अंकों की बढ़त, निफ्टी बैंक की बात करें तो रिकवरी और बढ़ गई है, अब बिल्कुल सपाट ट्रेड कर रहा है। अब 10 अंकों के आसपास की कमजोरी रह गई है निफ्टी बैंक में, 46,374 के आसपास के स्तर हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो कमजोरी के ही पक्ष में है। तो मोटा मोटी हम ये कहेंगे कि आज वॉलेटिलिटी बाजार में काफ़ी ज़्यादा हावी रही और आज दिन के दौरान हमने 21,930 के स्तर देखे, लेकिन 21,854 यानी कि ऊपरी स्तर से तकरीबन 80-85 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी बंद हो रहा है। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात कर लें तो निफ्टी बैंक में तो ठीक ठाक तेज़ी हम देख रहे थे। आज हाई है 46,655 का, लेकिन 46,400 के भी नीचे बंद हो रहा है, यानी कि ऊपरी स्तर से तकरीबन 250 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ, 250-300 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक यहाँ पर बंद होता अब नजर आ रहा है। हल्की सी गिरावट निफ्टी बैंक में, हल्की सी तेजी निफ्टी में, और आज की क्लोजिंग निफ्टी मिड कैप 100 अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर सपाट क्लोजिंग होते हुए दिखी है। 72,100 के ऊपर सेंसेक्स की आज क्लोजिंग हुई है। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। विवेक जी, जतिन जी, कुणाल जी, सुमित जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, और ब्रेक के बाद आपने जाइएगा नहीं, कल की तैयारी अभी बाकी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। पावर्ड बाय महिंद्रा राइस। हर खबर अब आपकी भाषा